न्याय पथ, न्याय पथ और न्याय पथ। संकल्प के साथ न्याय पथ, समर्पण के साथ न्याय पथ और संघर्ष के साथ न्याय पथ। आज यही संदेश राहुल गांधी ने साबरमती के तट पर खड़े होकर के दे दिया इस देश को। इस न्याय की लड़ाई के लिए वो निकल पड़े हैं और यह लड़ाई अंतिम मुकाम तक वो लेके जाएंगे। उनके जीवन का ध्येय अब यही है। बहुजन समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको वह बराबर हक मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। वंचित समाज चाहे जिस भी जाति या धर्म से आता हो उसको भी हक मिलेगा, लेकिन यह नहीं होगा कि चंद लोगों के हाथ में सब सिमट जाए। तो यह संदेश राहुल गांधी ने जननायक के रूप में साबरमती तट से दे दिया। 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। गांधी जी, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। और मैंने इंदिरा गांधी जी से यह सवाल पूछा कि दादी, मरने के बाद आपके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जानते हो इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया, जो मुझे आज तक परफेक्ट जवाब लगा। उन्होंने कहा, राहुल, मैं अपना काम करती हूं, मरने के बाद लोग मेरा क्या सोचें क्या ना सोचें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंटरेस्ट अपने काम से है और अगर पूरी दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाए वो भी मेरे लिए मंजूर है, अगर मैंने अपना काम पूरा किया। तो यही मेरी सोच है। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है वो मैं करना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए
पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में ये देश उनको जगह देता है? ये मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 90% की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब
धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। SC ST सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के हर जात के युवा सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता था। उसमें सब लोग जा सकते थे, खत्म कर दिया। आज हमारी सरकार युवाओं को कहती है कि अगर आप युद्ध में शहीद होगे और अगर आप अग्निवीर हो, तो हम आपको ना पेंशन देंगे, ना शहीद का दर्जा देंगे। आपके साथ में जो लड़ रहा है उसको मिलेगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। रास्ता किसके लिए बंद किया? गरीबों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों के लिए। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको? गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं?
बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। आप भी देखिए। जय